हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। आज हम एक नई और इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट करेंगे जो यूजीसी नेट कॉमर्स की यूनिट है ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। सो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग की जो लास्ट 5 इयर्स के एमसीक्यूज़ की सीरीज में हम डेली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट टाइमली मिल सके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ गुडविल इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट। कौन सी गुडविल इनमें से बेस्ट है? जिस गुडविल में कस्टमर्स बिजनेस से जुड़े होते हैं, ओनर्स से नहीं, तो वो गुडविल सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कैट गुडविल, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि जो कैट गुडविल है उसमें कस्टमर्स मेनली बिजनेस से कनेक्ट होते हैं, ओनर से कनेक्ट नहीं होते। जैसे डॉग गुडविल में जो गुडविल है वो ओनर्स के साथ में कनेक्ट रहती है। तो जैसे ही जैसे डॉग होता है वो अपने मालिक के साथ वफादार होता है, जैसे उसका मालिक उस घर को छोड़ के जाता है तो वो भी डॉग भी उसके साथ में चला जाता है अपने मालिक के साथ। वैसे ही डॉग गुडविल में उसकी गुडविल होती है जो ओनर्स से जुड़ी होती है, बिजनेस से नहीं जुड़ी होती। जैसे ओनर चेंज हुआ गुडविल उसकी ख़त्म हो जाएगी। कैट गुडविल सबसे बेस्ट मानी जाती है। डॉग, कैट, रैट, काउ, तो कैट बेस्ट है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन टिपिकली वुड नॉट बी डिस्क्लोज द इफेक्ट ऑफ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स, हम ट्रेडिशनली उसको फंड फ्लो के नाम से भी जानते हैं। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, उसी को बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट को। तो इसमें पूछ रहा है कि इन ट्रांजेक्शन्स में कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसका इफेक्ट चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब उसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट पे नहीं पड़ता। शेयर कैपिटल इशू टू एक्वायर प्रोडक्टिव फैसिलिटीज। शेयर कैपिटल इशू करते हैं तो बिजनेस में कैश आता है, तो बिल्कुल फंड फ्लो चेंज होगा। डिविडेंड्स ऑन शेयर डिक्लेयर, डिविडेंड पे किया है तो डिविडेंड जो पे करते हैं तो भी कैश का आउटफ्लो होता है। कैश डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट पेड, इसमें जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर तो किया है पर कैश एक्चुअल में पे नहीं किया। तो जो कैश हम पे ही नहीं करेंगे तो फंड फ्लो स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 10 kg ऑफ मटेरियल at the rate of 5 per kg. The actual consumption of material for the manufacturing of product A comes to 12 kg of material at the rate of 6 kg. तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताना आपको। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मीन्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला याद होगा सबको, क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला। तो इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट है 10 kg स्टैंडर्ड आउटपुट है, जो मटेरियल यूज होगा स्टैंडर्ड इनपुट 10 kg और 5 रुपीज़ के हिसाब से तो कितनी हो जाएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट? क्वांटिटी 10 है और प्राइस 5 है, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई। एक्चुअल कॉस्ट है 12 kg ऑफ मटेरियल यूज हो रहा है और उसकी प्राइस है 6 रुपीज़। तो 12 kg क्वांटिटी और 6 रुपये उसकी प्राइस, तो ये हो गई हमारी एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड में से जो एक्चुअल कॉस्ट हम माइनस करते हैं तो इसका डिफरेंस क्या आएगा? इसका डिफरेंस आएगा -22। तो ये अनफेवरेबल सिचुएशन हो गई, अनफेवरेबल कॉस्ट आई है। अनफेवरेबल कैसे? अगर एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से, एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम है, एक्चुअल कॉस्ट अगर कम है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि ये एक लॉस जो फेवरेबल होगा, लॉस नहीं होगा, ये फेवरेबल प्रॉफिट माना जाएगा। लेकिन जब एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट से,
स्टैंडर्ड हमने मान के चले थे कि इस पे 500 रुपीज़ लगेंगे इसको प्रोड्यूस करने में, लेकिन एक्चुअल में उसमें 700 रुपीज़ लगे, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हुई, तो अनफेवरेबल होता है वो। तो ये सिचुएशन होती है अनफेवरेबल की, और ये होता है फेवरेबल। तो क्वेश्चन में आंसर आया है -22 अनफेवरेबल, तो इसका है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट अलोकेशन। कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट अलोकेशन में? तो कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टेप पहले आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है। तो जिसमें कॉस्ट प्रोडक्ट पर डायरेक्टली चार्ज नहीं करते, मतलब जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट को हम प्रोडक्ट पर डायरेक्टली चार्ज नहीं करते, पहले एक्टिविटी का कॉस्ट असाइन करते हैं और फिर जो एक्टिविटी से प्रोडक्ट पे कॉस्ट अलोकेट करते हैं, इसलिए इसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहते हैं। तो इसके स्टेप सबसे पहले आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेन एक्टिविटी। सबसे पहले हम एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी मेन एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद कलेक्शन ऑफ कॉस्ट पूल, जो भी कॉस्ट है उनको हम कलेक्ट करेंगे, टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर उसको फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ एक्टिविटी ड्राइवर रेट पता लगेगा। फिर हम उसके बाद चार्जिंग करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी टू प्रोडक्ट। तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस में जिसमें क्वेश्चन में दी हुई है, इसी सीक्वेंस से यही आंसर रहेगा। सो आंसर नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द बैलेंस इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर। किसके लिए? सिक्योरिटीज प्रीमियम जो अकाउंट का जो बैलेंस है, वो इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके लिए यूज़ नहीं होता। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो अकाउंट है उसको हम किन केसेस में यूज कर सकते हैं। तो कंपनी एक्ट 2013 है, वो कहता है कि जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है उसको सबसे पहले हम यूज़ कर सकते हैं इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स इशू करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो भी अपने ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ कर सकते हैं टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, जो डिस्काउंट देते हैं शेयर्स को इशू करने पे या डिबेंचर्स को इशू करने पे। तो डिस्काउंट शेयर्स का हो या डिबेंचर्स का, उसको राइट ऑफ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को। और नेक्स्ट है प्रीमियम और रिडम्पशन, जब शेयर्स या डिबेंचर्स को जब रिडम्पशन किया जाता है तो उस टाइम जो प्रीमियम अगर प्रीमियम पे रिडम कर रहे हैं तो प्रीमियम अमाउंट को भी हम यहाँ से सेट ऑफ कर सकते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो इन केसेस के लिए हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं फिर क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इसके लिए हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, इस पर यूज कर सकते हैं। इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। कैपिटल लॉसेस, तो कैपिटल लॉसेस के लिए भी नहीं होता वैसे। बाकी ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ स्टैच्यूटरी ऑडिटर, जो स्टैच्यूटरी ऑडिटर होता है उसके क्या राइट्स हैं। तो राइट्स हमें पता है ना क्या क्या राइट्स होते हैं, तो एक बार इसको रीड आउट करते हैं, उसमें पता लगेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा राइट है जो नहीं है और कौन से राइट्स हैं जो स्टैच्यूटरी ऑडिटर के हैं। तो फर्स्ट है टू रिसीव रेम्यूनरेशन, बिल्कुल राइट होता है ये। टू अटेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, नहीं, जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए राइट होता है स्टैच्यूटरी ऑडिटर के पास, और डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करने का कोई राइट नहीं होता।
टू अटेंड द जनरल मीटिंग, हाँ बिल्कुल राइट है ऑडिटर का। टू विजिट द ब्रांच ऑफिसेस, ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर है A, C, D। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। कुछ लिस्ट 1 में आइटम्स दे रखे हैं, इनको लिस्ट 2 से मैच करना है। तो सबसे पहले है क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट किसकी होती है? क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है ऑडिटर की। जो स्टैच्यूटरी जो ऑडिटर है वो क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करता है। तो ये रिपोर्ट है ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ए का है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है एग्जामिन वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर। एग्जामिन वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर ये कौन करता है? तो जो असेट्स की वैल्यूएशन और प्रॉपर डिस्क्लोजर चेक करना होता है वो भी ऑडिटर की ही ड्यूटी होती है। तो ये ऑडिटर की ड्यूटी है, ऑडिटर ड्यूटी। तो बी का हो जाएगा फर्स्ट, ऑडिटर ड्यूटी। नेक्स्ट है एक्सेस टू रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी। ऑडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो रिकॉर्ड हैं कंपनी के उनको चेक करने का बिल्कुल लीगल राइट होता है। तो ये ऑडिटर का राइट है, सी राइट ऑफ द ऑडिटर 4। नेक्स्ट मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस इन कंपनी इशू ऑफ कैपिटल। जब कंपनी कैपिटल इशू करती है तो उस टाइम उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। अगर प्रोस्पेक्टस में कोई मिस स्टेटमेंट है तो ये ऑडिटर की लाइबिलिटी बनती है। अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी गलत स्टेटमेंट दिया है और ऑडिटर ने नेगलेक्ट की है वो, तो ऑडिटर की लाइबिलिटी बनती है। तो डी का हो जाएगा आपका 2। तो ये हो गया आपका आंसर 2। आंसर 2 इज करेक्ट। सो आज के लिए ही इतने ही क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अगर आपको यूज़फुल लग रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।